जय हिंद। इससे पहले के क्लास में हम आपको पाचन तंत्र के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट समझा दिए थे। अब हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर के अंदर बहुत से फालतू पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जैसे अनपचा भोजन, पेशाब, पसीना, बलगम, CO2 गैस। ये अनपचे पदार्थ है, ये फालतू पदार्थ है, इन्हें शरीर में निकालना जरूरी है। तो जो अंग इसे निकालते हैं उस अंग को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इस निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो शरीर से फालतू चीज़ को निकाल देना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जैसे क्लास में मान लीजिए कोई बहुत बदमाशी कर रहा है इधर उधर, तो हम क्या कहते हैं? खड़ा हो, चल भाग यहाँ से, भगा देते हैं उसको। तो ये कौन सी क्रिया होगी? उत्सर्जन की क्रिया होगी। उत्सर्जन कराया कौन? हम। तो हम हो गए उत्सर्जी अंग, और उसको भगाने की क्रिया हो गई उत्सर्जी क्रिया। और वो जो भाग के गया है क्लास के, वो क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं इंग्लिश में हम लोग बाई प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? देखिए, तो उत्सर्जी अंगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। 5 उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं समझिए। पहला हो गया त्वचा। अब हम आपको यहाँ त्वचा डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको सेंस ऑर्गन चैप्टर में त्वचा पढ़ा दिए हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको त्वचा पढ़ना है तब। अब हम यहाँ केवल त्वचा के कार्य पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर उत्सर्जन है, हम यहीं पर फोकस रखेंगे, न कि त्वचा पर। त्वचा का इपीडर्मिस, डर्मिस, काम क्या होता है, ये सब नहीं बताएंगे। त्वचा से किस चीज़ का उत्सर्जन होता है? पसीना का। तो आपको पता है पसीना निकल जाता है त्वचा से गर्मी के दिनों में। और सीबम निकलता है। सीबम तैलीय पदार्थ होता है। सो के उठिएगा तो नाक पे एक चिपचिपा सा टाइप का लगा रहेगा, इसे क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। और इसके साथ नमक की भी मात्रा निकल जाती है। आप देखना चाहेंगे नमक, तो आप चाट के देखिएगा तो हल्का नमकीन लगेगा, नहीं तो गर्मी के दिन में काला शर्ट पहनिएगा ना, जब पसीना सूखेगा तो वाइट वाइट धब्बा हो जाएगा। तो पहला उत्सर्जी अंग देख लिए आप लोग, कौन सा हो गया? त्वचा। अब दूसरा समझते हैं हम लोग फेफड़ा। फेफड़ा यानी लंग्स। लंग्स के बारे में डिटेल से अगर आपको पढ़ना रहेगा तो हम उसको पढ़ाएंगे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में। समझ में गया? यहाँ हम केवल लंग्स के कार्य बताएंगे। लंग्स क्या करता है? जो CO2 गैस है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे हम सांस छोड़े, खींचे तो ऑक्सीजन, छोड़े तो CO2। तो ये CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ साथ जलवाष्प भी निकालने में मदद करता है। ठंड के दिनों में देखिएगा ऐसे भाप निकल जाता है। और बलगम वगैरह भी निकलने में मदद करता है। आपको जब सर्दी हो जाती है, नेटा छिड़कते हैं, तो आप देखिएगा एक नाक बंद करके प्रेशर मारते हैं। कभी ध्यान दिए वो प्रेशर आया कहाँ से? ऐसे जब प्रेशर मार रहे हैं, वो प्रेशर आया कहाँ से? फेफड़ा से। कभी कभी खेखार फंस जाता है तो आदमी कहाँ से प्रेशर मारता है? फेफड़ा से। ऐसे बकोट बकोट को एक कटोरा फेंकता है वो। तो वो जो बलगम निकल रहा है वो आपको लग रहा है कि मुंह से निकल रहा है, लेकिन नाक से निकल रहा है। उसको प्रेशर मार कौन रहा था? फेफड़ा। देखते ना खखोर खखोर के। गांव में बूढ़ा आदमी सबको देखेगा ना, ठंडी में बोरसी लेके आग तापेगा, खखोर के उसी में खौरकुई में थूक के बंद कर देता है। तो बूढ़ा आदमी को देखिएगा वो क्या करता है? उत्सर्जन। तो ये भी हो गया, एक फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग हो गया। ये हम पढ़ा दिए हैं, इसको हम श्वसन तंत्र में पढ़ाएंगे। अभी इस चैप्टर में केवल इन अंगों के कार्य को पढ़ना है। एक्चुअली इन सारे अंगों का चैप्टर ही अलग है। आप क्यों कंफ्यूजन हो जाते हैं? क्योंकि आप एक ही में घोर के पढ़ने लगते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है। अब देखिए बड़ी आंत। अब आप बड़ी आंत के बारे में कहिएगा तो बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। पाचन तंत्र में उसका निचला भाग सीकम, उससे अपेंडिक्स निकल रहा है, उसको कोलोन क्या क्या होते हैं सब। यहाँ हम केवल बड़ी आंत के कार्य बताएंगे। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? अनपचे भोजन को लेट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये बड़ी आंत का काम हो गया। अब उसी हिसाब से पहला हम लोग क्या देख लिए? त्वचा देख लिए, दूसरा फेफड़ा देख लिए, अब उसके नीचे पड़े तो आंत देख लिए। अब इस साइड लीवर। लीवर भी हम अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, ग्रंथि नाम के चैप्टर में। यहाँ लीवर के हम काम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है लीवर का, समझिएगा ध्यान से। हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक पदार्थ बनता है जिसका नाम है अमोनिया। ये बहुत खतरनाक पदार्थ है। लीवर इस खतरनाक पदार्थ अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर में बनता क्या है? अमोनिया। वो बहुत खतरनाक है, और उसको किस में बदल देता है? यूरिया में। और यह यूरिया 2 से 3 घंटे के बाद फिर अमोनिया बदल जाता है। तो ध्यान से समझिए इसको। लीवर क्या किया? अमोनिया को यूरिया में बदल दिया, और बदल के किसको दे देता है? किडनी को। और यह किडनी उस यूरिया को पेशाब के द्वारा उत्सर्जित कर देता है, जल्दी निकाल देता है। समझ में आ गया आपको? तो जो हम पेशाब करते हैं वो पेशाब निर्माण कौन करता है? 5वां उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण किडनी है। हम किडनी पर चर्चा अलग से करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी समझिए ध्यान से, शरीर में क्या बना? अमोनिया।
लीवर यानी यकृत अमोनिया को क्या कर दिया, यूरिया में बदल दिया। यूरिया कम खतरनाक होता है और ये यूरिया को वृक्क जानता है, बाप रे बाप यूरिया है, जल्दी से इसको निकालो शरीर से, जल्दी निकालो, वरना ये 2-3 घंटा में फिर यूरिया से क्या बन जाएगा, अमोनिया। इसलिए पेशाब को तुरंत निकाल देता है, समझ में आ गया। इसलिए आप देखिएगा कहीं अगर पेशाब कोई करता है तो ताज़ा पेशाब रहेगा तो नहीं महकेगा, लेकिन वही पेशाब 2-3 घंटा हो जाएगा तो वापस जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाता है, फिर बदबू करने लगता है। अब देखिएगा रेलवे लाइन के किनारे कोई सरकारी दीवार वगैरह रहेगी, सब उसी पे पेशाब करने लगता है। अब 2-3 साल पेशाब कर करके और उसको मार यूरिया, पेशाब में तो यूरिया रहता है, 2 घंटा बाद वो क्या बन जाता है, अमोनिया। 2 साल पेशाब करेगा तो वहाँ अमोनिया गिरते गिरते इतना गंद मारेगा। अब सोचिए अमोनिया इतना खतरनाक होता है कि दीवार गिरा देता है सब। आप देखिएगा जिस दीवार पर पेशाब करना चालू किया से गिरा देगा सब कन्फर्म दीवार को उसको। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे किडनी में। किडनी सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। समझ में आ गया आपको। त्वचा समझ गए। फेफड़ा का काम, बड़ी आंत, यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में, किडनी क्या करता है, यूरिया को पेशाब के रास्ते निकाल देता है। कहेगा सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो किडनी है, यानी वृक्क। किडनी को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर किडनी के बारे में डिटेल से बताते हैं आपको, क्योंकि मेन आपको पढ़ना अभी किडनी ही है। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो आने वाले 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग जो होता है वो किडनी होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली फोकस करेंगे किडनी के ऊपर। देखिए किडनी की संख्या 2 होती है। इनका आकार सेम के बीज के समान होता है। आप सेम खाए होंगे, उसके आकार के समान होता है। किडनी का ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि यानी थैली लगी रहती है, जिसे अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथि नाम के चैप्टर में पढ़ना है। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। दाहिना किडनी लीवर के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे आ जाता है और ये बायां किडनी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क या गुर्दा। किडनी से जो नसें निकलती हैं उसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये इसे हम लोग यूरेटर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं ना है कि किडनी ऐसे यूरिन बना रहा है और निकलते रह रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर रहता है। तो वो स्टोर जो रहता है वो ब्लैडर में रहता है, मूत्राशय में रहता है, इसी में स्टोर रहता है। ये लगभग आधा लीटर स्टोर कर सकता है। और उसके बाद जो मूत्र मार्ग होता है जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है उसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये हो गया किडनी। किडनी से जो नस निकलती है उसे क्या कहते हैं, यूरेटर। जमा रहता है ब्लैडर, और जहाँ से निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो ये बाहर से किडनी का इमेज हो गया। अब हम किडनी को इंटरनल इमेज के हिसाब से समझते हैं। देखिए किडनी का जो बाहरी परत होता है, जिसको हम रेड कलर से कर दिए, उसे हम कार्टेक्स कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। और किडनी का ये जो अंदर वाला परत है, किडनी के आंतरिक भाग को हम मेडुला कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बाहरी भाग कार्टेक्स, अंदर का भाग मेडुला। अब याद करने का तरीका कैसे, म से मेडुला, म से मिडिल, तो मिडिल यानी अंदर का भाग क्या हो गया, मेडुला। और ये जो प्रवेश द्वार है इसे रेनल हाइलम कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इस बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पाया जाएगा, तो रेनल हाइलम पे पाया जाता है। किडनी का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। इसे टेक्निकल नाम रेनम हाइलम होता है। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, रेनल नामक नस यानी जो तंत्रिका होती है कहाँ पाई जाती है, तो किडनी में पाई जाती है। कई प्रकार की रेनल होती है। तो प्रवेश द्वार को, मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेलम हाइलम कहते हैं। यहाँ पर अमोनिया का सेचुरेशन यानी सांद्रण बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये ओवरऑल बाहर से किडनी देख लिए, ये अंदर से किडनी देख लिए। अब किडनी के कुछ काम को हम लोग समझते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। किडनी को हम लोग वृक्क कहते हैं, उर्दू में गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दा। इसको अब समझते हैं एक एक करके। आपको तो इतना पता है कि सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, किडनी सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यहाँ आप फंसिएगा। देखिए किडनी रक्त को छानता है। छानने का मतलब उसकी गंदगी को निकालता है, लेकिन रक्त को शुद्ध नहीं करता है। जब रक्त में ऑक्सीजन मिलाया जाता है ना, तो उसे कहते हैं रक्त का शुद्धिकरण। तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा यानी लंग्स करता है, उसको शुद्धिकरण करता है। जबकि रक्त को छानने का काम कौन करता है, किडनी। तो याद रखिएगा, छानता है तो किडनी, शुद्धिकरण करेगा तो फेफड़ा। इसका काम क्या होता है, पेशाब का निर्माण, ये तो इसका मेन काम हो गया। एसिड और बेस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, हमारे शरीर में पीएच वैल्यू को नियंत्रित करना। अब आप बताइए, एसिड और बेस को अगर हम कह सकते हैं, तो एसिड और बेस को हम ब्रैकेट में ये भी तो कह सकते हैं पीएच को नियंत्रित करता है, क्योंकि एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं घुमा दे तो आप कंफ्यूज हो जाए, सर बताए थे एसिड बेस, यहाँ पूछ रहा है पीएच। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखे रहिएगा। तो एसिड और बेस यानी पीएच को नियंत्रित करता है और जहर को निष्क्रिय कर देता है। यहाँ ये क्वेश्चन आप एक बार फिर फंसिएगा। यहाँ पर देखिए,
जहर, हल्का फुल्का जहर रहेगा ना तो किडनी उसको मार के खत्म कर देता है। क्वेश्चन पूछता है किसी व्यक्ति को भोजन में जहर देके यदि मार दिया गया है तो किस अंग द्वारा पता चलेगा? लड़का तुरंत मार देता है किडनी। अरे भाई किडनी से कहाँ पता चलेगा, किडनियाँ तो उसको निष्क्रिय कर देता है, जबकि जहर किडनी से पहले लीवर में पहुँच जाता है, लीवर खराब हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को जहर देकर मारे हैं तो इसका पता कैसे चलेगा? उसके लीवर को जाँच करके, न कि किडनी जाँच करके। याद रखिएगा, समझ में आ गया कि नहीं? किडनी ने जो लीवर जो होता है ना, लीवर निष्क्रिय नहीं कर पाता है, किडनी निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए पूछता है शराब पीने से कौन सा अंग खराब होता है? लड़का सीधे मारता है किडनी। अरे बाबू, किडनियां के पास शराबा जाएगा तो उसके आधा प्रभाव को तो निष्क्रिय कर देगा, उसके पीएच को बैलेंस कर देगा, वो थोड़ी ना ज़्यादा खराब होगा। ज़्यादा खराब हो जाएगा लीवर। ये अलग बात है कि किडनी भी डैमेज होगा, लेकिन पहले खराब हो जाएगा लीवर। तो दोनों में क्वेश्चन में मत फंसिएगा। कहेगा जहर दे के मारेंगे तो कैसे पता चलेगा? लीवर। शराब पीने से क्या खराब होगा? लीवर। किडनी भी होता है, लेकिन पहले कौन खराब हो जाता है? लीवर। समझ आ गया? अब आपके देखिए, छोटा मोटा समझिए, किडनी की संख्या 2 होती है, सबको पता है। भार लगभग 140 ग्राम होता है। अब ये वेरी करता है, हमारे पे से दुबला पतला रहेगा तो कम, एकदम भयानक रहेगा, हैवी होगा। अब देखिए, किडनी के बाहर एक झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिटोनियम। ये कई बार पूछता है। ब्रेन के बाहर की झिल्ली मेनिंजाइटिस, दिल के बाहर की झिल्ली पेरिकार्डियक कहलाता है, फेफड़े के बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम कहलाता है, किडनी के बाहर फेफड़े के बाहर वाला कहलाता है प्लूरा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर किडनी के बाहर का क्या कहलाता है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। तो ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली किसके बाहर पाई जाएगी? किडनी के बाहर पाई जाएगी। समझ में आ गया आप लोग को? अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका जो बाहरी भाग पर बढ़ा दिए हैं कार्टेक्स, अंदर का भाग मेडुला, प्रवेश द्वार हाइलम, इस पे अमोनिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आ गया आप लोग को? अब किडनी की इकाई यानी यूनिट किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को नहीं, न्यूरॉन तो ब्रेन की इकाई है, नेफ्रॉन कहते हैं। शरीर में कितनी नेफ्रॉन होते हैं? किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब बात ये आता है इकाई किसे कहते हैं, यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट का मतलब होता है आखिर वो चीज़ बना किस चीज़ से है, मेन उसका चीज़ क्या है। मेन चीज़ को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे दीवार को देखिएगा तो इसमें सीमेंट भी है, बालू भी है, पेंट भी है, लेकिन मेन क्या है? ईंटा। ईंटा, दीवार का यूनिट क्या हो जाएगा? ईंटा। अगर आप लड्डू को देखिएगा तो उसमें चीनी भी है, डालडा भी है, बेसन भी है, लेकिन सबसे पहले बुनिया, छोटा छोटा साइज का बूंदिया छानिए, उसको मोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? लड्डू। तो लड्डू का यूनिट बुनिया, दीवार का यूनिट ईंट। उसी तरह किडनी किसका बना है? मुख्य अंग कौन सा है? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? अब हम समझते हैं नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से, नेफ्रॉन क्या होता है। जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, किडनी की जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, और इसी कारण किडनी के अध्ययन करने वाले डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट, और इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब हम समझते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसकी तो संख्या 8 लाख होती है। अब सोचिए, इतने बड़े किडनी में अगर 8 लाख नेफ्रॉन है तो बताइए उस कितने छोटे होंगे। तो इसको जब जूम करके देखा गया तब पाया गया कि इसकी संरचना कुछ इस तरह से है। इसका जो शुरुआती भाग जो होता है ना, गुच्छा समान होता है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये गुच्छा समान हो गया ग्लोमेरुलस। अब उसके आगे जो होता है ना, ये गोल संरचना, इसे हम बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन पे। और ये पूरा का पूरा भाग क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। ठीक है, अब एक एक को हम लोग समझते हैं कैसे कैसे क्या काम होता है। सबसे पहला ग्लोमेरुलस का काम समझते हैं। ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन करता है। निस्पंदन के द्वारा क्या करता है? जितना भी ब्लड इसमें आता है, उस ब्लड में से जितने भी कण होते हैं, पार्टिकल्स, उनको रख लेता है, सबको रख लेता है, अशुद्ध ब्लड को भेज देता है। तो देखिए, रक्त के कणों को छानता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। इस ससुरा लोल है, छानते के टाइम पे ये छान देता है, अच्छको चीज हुआ, विटामिन, न्यूट्रिशन सबको छान देता है। चल चल चल, ब्लड में क्या कर रहा है? भागो भागो भागो, ब्लड उधर जाओ उधर जाओ, अच्छको चीज हुआ छान देता है लोल, ये ग्लोमेरुलस। तब उसके पीछे कौन है? बोमेन कैप्सूल, यानी कौन है? बोमेन। ये बोमेन कहता है, गिरे बकलोलवा कहीं का, तू अच्छको चीज हुआ छान दिया। तो ये क्या कहेगा कि जो उसमें आवश्यक पदार्थ थे उनका रीएब्जॉर्प्शन कर देगा, पुनः अवशोषण कर देगा। कौन करता है? बोमेन संपुट। अब पुनः अवशोषण करके वापस भेज देता है ब्लड। वेरी तू लोग अच्छा चीज़ है, जा 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 जा। यूरिया को छान लेता है। किसको निकाल लेता है? यूरिया को। किस विधि द्वारा? डायलिसिस विधि द्वारा। तो डायलिसिस विधि द्वारा यूरिया को निकाल लेता है, और वो किसको दे देता है? नेफ्रॉन को। और नेफ्रॉन उस यूरिया को पेशाब में मिलाकर बाहर कर देता है। समझ में आ गया? तो कहेगा किडनी का मुख्य काम क्या है? तो उत्सर्जन तथा
पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए रक्त को छानने का मेन काम कौन किया? ग्लोमेरुलस, इसे पूरा अच्छा खराब सबको छान लिया। अब पुनः अवशोषण कौन काम किया? बोमेन, अच्छा को रख लिया, अरे रे तुम इधर आ, खरपका को भेज देता है, भाग यूरिया, इधर क्या कर रहा है, भाग किडनी में भाग, और उधर भेज देता है यूरिया को, और यूरिया पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर चला जाता है। समझ में आ गया? इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे समझते हैं। पूछेगा डायलिसिस कहाँ होता है? किडनी में। अब आप देखिए किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस कराना पड़ता है, समझ ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम समझते हैं इसके बारे में। आप डायलिसिस प्रोसेस तक देख लिए कि पेशाब कैसे बनता है। जिसका किडनी काम नहीं करता है उसे डायलिसिस नाम की मशीन पे चढ़ा दिया जाता है, उसके रक्त को बाहर निकाल के वही क्रिया मशीन द्वारा कराई जाती है। अब थोड़ा हम समझते हैं पेशाब के मुख्य घटक। पेशाब से 2 क्वेश्चन पूछता है। पेशाब यानी यूरिन का मुख्य घटक जो होता है 95% उसमें जल पाया जाता है, 2% यूरिया पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 2% यूरिया, और बाकी बचे 3% में अन्य पदार्थ, कुछ प्रोटीन वगैरह भी रहते हैं जो अपशिष्ट रूप से निकल जाते हैं। समझ में आएगा? कभी कभी आप दवाई भी खा लेते होंगे, कोई कैप्सूल वगैरह, तो जितना बॉडी को लेना रहता है ले लेता है, बाकी पेशाब के रास्ते निकाल देता है। तो कभी कभी यूरिन पीला होने लगता है बुखार के समय अगर दवाई वगैरह खा लेंगे तो। अब इसका पीएच जो होता है 4.8 होता है। अब आप ही बताइए, जब 4.8 इसका पीएच है तो इसका स्वभाव क्षारीय होगा कि अम्लीय है? जेन्युइन है कि एसिडिक होगा? तो ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब इसका जो रंग कभी कभी पीला हो जाता है, तो यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के वजह से होता है, जबकि हम पाचन में पढ़ा दिए हैं कि लैट्रिन का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन लीवर बनाता है। तो ये हो गया स्वभाव में अम्लीय है, इसका रंग पीला किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अब पेशाब में गंध क्यों आती है? आपको बताया है कि जो पेशाब में यूरिया रहता है 2-3 घंटे बाद क्या बन जाता है? अमोनिया में। अमोनिया के कारण पेशाब में गंध आती है। ये समझ गए? अब समझते हैं किडनी की कुछ बीमारी। कौन कौन सी बीमारी? पहला तो स्टोन हो जाता है, किडनी में सुने होंगे पथरी। तो वो पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का। याद रखिएगा किडनी की पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की नहीं होती है, पूछता है। दूसरा यूरेनिया एक बीमारी होती है। यूरेनिया बीमारी में क्या होती है? अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो पेशाब में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत गंध करने लगता है। तो ये देखे होंगे कुछ लोग, उनके पेशाब से बहुत गंध आता है, तो उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरेनिया नामक बीमारी होती है। दूसरा ग्वाट यानी गठिया रोग। गठिया बीमारी क्या होती है? ध्यान से समझिएगा। हमारा जो भी जोड़ है, हड्डियों का जोड़, इस हड्डियों के जोड़ में साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। कौन सा द्रव? साइनोवियल द्रव भरा होता है। याद रखिएगा जोड़ों में साइनोवियल द्रव। लेकिन शरीर में कभी कभी ये साइनोवियल द्रव सूखने लगता है और इसके जगह यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कौन सा एसिड? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से हड्डियां ठीक से घूमती नहीं है, चोए चोए करने लगता है। तो बुढ़ापा में जब गठिया हो जाएगा ना तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और कौन सा घट जाएगा? तो साइनोवियल घट जाएगा। दोनों पूछता है, याद रखिएगा। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यही ज़्यादा पूछता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो समझिए हड्डी का वो गिरीश तेल है वही फ्रीली घूमता है। और वही उम्र जब बढ़ेगा, आप लोग का बड़े होंगे तो इसे बुढ़ापा में इसे चोए चोए हड्डी करेगा। बैठेंगे तो अरे बाप रे बाप, बैठ बाबू ऐसे। तो देखते हैं लाठी लेके बूढ़ा बैठते, अरे बाप, क्यों हो जाता है उन लोग को? सुचरण में यूरिक एसिड बढ़ गया है। समझ में आ गया? अब एक और समस्या, ये तो छोट मोट बीमारी है। सोच रहा दोनों किडनी सत्यानाश हो जाए तब। एक किडनी भी अगर आपका है तो आप बिंदास रहिएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, ना काम करने में ना कुछ भी करने में। एक लड़का अपने कोचिंग में पढ़ता था, उसका जॉब भी हो गया रेलवे में, उसकी एक किडनी ही नहीं थी। वो पैदा हुआ था एक के किडनी पे। हमको सब मेडिकल वगैरह भी दिखाया था, तो उसका रेलवे में जॉब में भी हो गया उसका। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक किडनी निकल जाएगी तो आप किसी काम लायक नहीं। हाँ, दोनों निकल गया तब मरेंगे। तो जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाती है तो कोई एक स्वस्थ आदमी उसे अपनी एक किडनी दे देता है कि लो भैया हमारी एक किडनी से काम चलाओ। जान पहचान का रहना चाहिए, भाई बहन, माता पिता, पत्नी पति, कोई जान दे सकता है। नहीं तो अगर किसी मृत शरीर में से निकालना है तो 48 घंटे के अंदर आपको क्या करना है? निकाल लेना है। और ऐसे निकाल रहा है तो भाई उधर उसका ऑपरेशन हुआ, इधर आपका हुआ, चढ़ा देते हैं। 48 घंटे में आपको किडनी का ट्रांसप्लांट करा देना है। तो ये किडनी की बीमारी समझ गए। अब समझते हैं
कि जो हम लोग अवशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो किस रूप में निकालते हैं। तो देखिए सबसे मुश्किल होता है प्रोटीन को पचाना। अब प्रोटीन से हर हाल में आपको नाइट्रोजन निकलेगा। अब नाइट्रोजन के कई फॉर्म होते हैं, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वो भी नाइट्रोजन का ही फॉर्म है, यूरिया भी नाइट्रोजन का फॉर्म है। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है यूरिया में कितना नाइट्रोजन, तो 46%। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। तो सबसे पहला पादप। पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधा उर्दू भाषा है, हिंदी में इसे पादप कहते हैं। उसमें लाशा या गोंद के रूप में निकलता है। पेड़ पौधों में से कुल्हाड़ी मार दीजिएगा, 2 दिन बाद देखिएगा ना तो वहाँ लाशा टाइप का निकल गया रहता है। समझ में आ गया आप लोग को। तो वो उनका वो पादप, वो क्या है, उनका उत्सर्जी पदार्थ है। और दूसरा समझते हैं यूरियोटेलिक। देखिए टेलिक मतलब होता है त्याग देना, यूरियो मतलब यूरिया। वैसे जीव जो यूरिया को त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। आप बताइए, हम लोग के शरीर में अमोनिया न बना था, त्यागे तो हम लोग यूरिया के रूप में थे, अतः हम स्तनधारी किस में आ जाएंगे, यूरियोटेलिक में। मानव और पशु, तो स्तनधारी में देखिए, स्तनधारी जब भी वर्ड आता है तो लड़कों को लोग को लगता है कि केवल महिलाएं स्तनधारी होती हैं, पुरुष नहीं। गलत बात है बाबू। पुरुष और महिला दोनों के पास स्तन होते हैं, मेल के पास भी स्तन, फीमेल के पास भी। जब एक लड़का पैदा हो या एक लड़की पैदा हो तो उसका स्तन सेम रहते हैं, लेकिन 12 साल की उम्र में चूंकि पुरुष में, मेल में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसलिए उसका स्तन जस का तस रहता है, विकास नहीं हो पाता है। जबकि महिलाओं में स्तन के साथ साथ स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है, जिस कारण महिलाओं में स्तन उभर जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि पुरुष स्तनधारी नहीं है, पुरुष भी स्तनधारी होता है, महिला भी स्तनधारी होती है। हमारे पास केवल स्तन, अब महिलाओं के पास स्तन के साथ साथ स्तनधारी भी होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। तो जितने स्तनधारी होते हैं वो यूरिया त्यागते हैं, तो यूरियोटेलिक। समझिए। अब देखते हैं यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालते हैं, वो यूरिया नहीं निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। उसमें पक्षी आ जाते हैं यूरिकोटेलिक में। और कौन आते हैं, सरीसृप। सरीसृप में रेंगने वाले में आपका छिपकली, गिरगिट, सांप इत्यादि आ जाते हैं। समझ में आ गया। अब चौथा समझिए, एमोनोटोलिक। एमोनोटोलिक मतलब त्याग देना, एमोनो मतलब अमोनिया। वैसे जीव जो अमोनिया को त्यागते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एमोनोटेलिक। इसमें मछली आती है और कीट आते हैं, ये अमोनिया के लिए होता है। समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मछली अमोनिया के रूप में देते हैं। अगला देखते हैं, ये देखिए ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक किसे कहते हैं, टेलिक मतलब त्याग देना, ग्वानो मतलब ग्वानीन। वैसे जीव जो ग्वानीन चीज को उत्सर्जी यानी फालतू पदार्थ के रूप में फेंकते हैं, इसमें केवल मकड़ी आती है। समझ आ गया। ये आपका बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसका नाम था आपका उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। समझ आ गया। बहुत साउंड क्वालिटी की आप लोग कमेंट कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए। देखिए ये माइक दूसरा लाएं, लॉकडाउन में जल्दी मिल नहीं रहा है कोई चीज़, और हम खुद ही सब कुछ करते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ समझ में नहीं आता है कैसे किया जाए। हम देखिए अपने से खुद से हम एडिट वगैरह कर रहे हैं। अभी सारे स्टाफ लोग अपने अपने घर पे हैं लॉकडाउन की वजह से, और हमको उतना अच्छा से आ नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए हम खुद से लाइट वगैरह अपना जैसे हो रहा है उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम खुद से इसको स्टूडियो बनाए हैं, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हम समझ रहे हैं। और जिन लोगों को ज़्यादा ये लिखावट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत से लड़के यूट्यूब को भी अच्छा से नहीं चला पाते हैं, तो उनको लिए जब वीडियो आप देखा कीजिए तो आप देखिएगा वीडियो की इस कोना पे अगर टच करेंगे तो 3 पॉइंट दिखते हैं। उसको टच करेंगे ना तो इसमें एक ऑप्शन खुल जाता है, उसमें लिखा रहता है क्वालिटी। उसमें सबसे हाई क्वालिटी कर दीजिएगा तो थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा। समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद। आगे हम समझेंगे दूसरे वीडियो में।